अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के क्लाइमेट के ऊपर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर्स व्हिच एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो वेदर और क्लाइमेट के अंदर डिफरेंशिएट करना हमें आना चाहिए कि वेदर और क्लाइमेट, अगर आप सोचें नॉर्मली तो हम वेदर और क्लाइमेट को इंटरचेंजेबल वर्ड्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज इफ कि वेदर और क्लाइमेट एक ही चीज है, बट इन रियलिटी वेदर इज डिफरेंट एंड क्लाइमेट इज डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है, ये डेफिनेशंस आपके पास आ सकती हैं क्वेश्चन के अंदर। So weather generally refers to day-to-day conditions of the atmosphere including temperature and precipitation। ये जो आपके हर दिन के हिसाब से जो चेंज हो रहा होता है वेदर, उसको हम वेदर कहते हैं। बेसिकली आपके डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर को हम वेदर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आज जो है वो टेम्परेचर जो है फॉर एग्जांपल 30 डिग्री था आपके पास, सही है। कल जो है वो 31 डिग्री हो सकता है दोपहर में। तो ये जो दिन ब दिन आपके टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या आज जो है वो आपके पास प्रेसिपिटेशन हुई नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, फिर कल जो है वो थोड़ी सी प्रेसिपिटेशन होती है, यानी कि रेनफॉल होती है। प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल। तो ये जो दिन ब दिन आपका कंडीशंस चेंज हो रही है ना एटमॉस्फेयर की, इसको हम वेदर कहते हैं, सही है। ये शॉर्ट टर्म आप बेसिकली कंडीशंस हैं आपकी एटमॉस्फेरिक। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 30 इयर्स ऑफ मोर। यानी कि मैं अगर आपसे पूछूं कि कराची का वेदर कैसा है, तो अगर आप दिसंबर में होंगे तो आप कहेंगे यार ठंड हो रही है कराची के अंदर। मैं अगर यही सवाल आपसे जून में पूछूं तो आप कहेंगे बहुत गर्मी हो रही है कराची के अंदर। तो ये जो बेसिकली आप बता रहे होते हैं ये वेदर बता रहे होते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कराची का क्लाइमेट कैसा है, तो आप क्या कहेंगे कि कराची का जो क्लाइमेट है वो वार्म है या हॉट क्लाइमेट है, सही है। यूजुअली वी से कि कराची का क्लाइमेट क्या है, वार्म क्लाइमेट है। सो क्योंकि ओवरऑल कराची का जो क्लाइमेट है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान, वी हैव कराची इन द वार्मर रीजन। सही, कराची में गर्मियां ज्यादा होती हैं, सर्दियां कम होती हैं। तो ये जो ओवरऑल कंडीशन होती है ना किसी भी जगह की, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, सही है। इट रेफर्स टू द एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ प्लेस। ओके, सो आई होप मैंने अच्छे से डिफरेंशिएट कर दिया होगा वेदर और क्लाइमेट में। तो अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछता है डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, तो आप आसानी से ये दो डेफिनेशंस लिख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर। सही है, किसी भी कंट्री, स्टेट, प्लेस, रीजन में जो टेम्परेचर को जो चीजें इफेक्ट करती हैं वो क्या होती हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एंगल ऑफ द सन। Temperature is directly or indirectly influenced by the energy received from the sun। सही है, टेम्परेचर डिपेंडेंट किस पे? सन की रेस पे डिपेंडेंट है। पोलर रीजन्स एंड एरियाज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है? फॉर एग्जांपल ये आपका वर्ल्ड है, तो आपने वर्ल्ड को बीच में से डिवाइड किया हुआ है, सही है। आपने अपने ग्लोब को बीच में से डिवाइड किया हुआ है एक इमेजिनरी लाइन में, उसको आप इक्वेटर कहते हैं। तो जो कंट्रीज इक्वेटर से दूर हैं वो जनरली क्या होती हैं? कोल्डर होती हैं। Regions and areas located far away from the equator are generally colder than places close to equator। अब पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान इक्वेटर से काफी करीब है, इसलिए पाकिस्तान जो है वो गर्म रीजन में आता है, एक हॉट रीजन में आता है, सही है। This is because solar radiations has to travel a greater distance through space before reaching the poles, causing it to lose some of its intensity and energy. Near the poles, sunlight reaches the earth at a slanting angle, causing solar energy to spread over a wide area। अब ये जो आपका ग्लोब है, फॉर एग्जांपल ये आपका वर्ल्ड है, तो पोल्स जो होते हैं ये आपके नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं। तो यहाँ पे जब सन की रेज आती हैं ये ऑब्लिक स्लांटिंग एंगल पे आती है, इस वजह से उसकी कुछ ना कुछ एनर्जीज जो है वो कम भी हो जाती हैं और वो स्प्रेड हो जाती है वाइड एरिया के अंदर। अभी मैं आपको पिक्चर पे दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा। Since Pakistan is located in a subtropical region, it receives stronger solar radiation concentrated over a smaller area, which makes its overall temperature warmer। सही है, तो पाकिस्तान overall क्या है? एक warm country है। Therefore, in general, Faisalabad will be cooler
देन हैदराबाद, सही, क्योंकि हैदराबाद इक्वेटर से ज्यादा करीब है इसलिए। ये देखें, ये पिक्चर बहुत आसानी से आपको समझा देगी कि यहाँ पे जो है वो आपकी रेज जो है वो 45 डिग्री एंगल पे पड़ रही है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है हीट की वो कम हो जाएगी। यहाँ पे जो हीट है वो डायरेक्ट पड़ रही है, बिल्कुल इक्वेटर पे सेंटर में आपकी हीट बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही है, इसलिए आपकी जो इंटेंसिटी है हीट की वो काफी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द एक्सट्रीम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एक आपका रीजन तो ये हो गया। सेकेंड रीजन आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर में, influence of the large bodies. Water has a higher specific heat capacity than land, meaning it requires more heat energy to increase its temperature. Therefore, land heats up and cools down faster than wind. सही है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना और लैंड का टेम्परेचर बढ़ाने में फर्क है। वाटर को ज्यादा हीट चाहिए होती है अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आप जब साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको डिटेल में बताया जाएगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। बेसिकली इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ अ सब्सटेंस। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एज कम्पेयर टू लैंड। इसीलिए लैंड जो है वो ज्यादा गर्म हो जाता है जल्दी पानी के मुकाबले पे, और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। ड्यूरिंग द डे लैंड बिकम्स हॉटर क्विकली, the air above the land heats up and becomes lighter। सही है, जब कोई चीज गर्म होती है, फॉर एग्जांपल एयर जो है वो गर्म होती है, तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर हो जाते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो उसकी जो डेंसिटी है ना एयर की वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, यानी कि एयर इन शॉर्ट लाइटर हो जाती है आपकी। तो अब अगर मैं दोपहर में यानी कि डे टाइम में लैंड को देखूं, तो लैंड जो है वो वाटर से ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, इसीलिए उसके ऊपर जो भी एयर होगी वो जल्दी जल्दी जो है वो हीट अप होके लाइट हो जाएगी, यानी कि लेस डेंस हो जाएगी, और जब वो लाइट हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ राइज करेगी, राइजेस एंड क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। द सी हीट्स अप मोर स्लोली, सो द एयर अबव इट रिमेन्स कूलर and denser, creating a high pressure area. Winds from high pressure areas to low pressure areas, so air flows from sea towards the land। दोपहर में क्या होती है, एयर सी से लैंड की तरफ जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एज एन एमसीक्यू भी आया हुआ है आपके क्वेश्चंस के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दोपहर में इन द डे टाइम winds blow from higher pressure area to lower pressure area. So wind blows from sea towards the land। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि भाई लैंड के ऊपर जो है वो लैंड जो कि जल्दी गर्म हो जाता है, तो उसकी ऊपर की जो हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है, और उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, इसलिए वो लेस डेंस हो जाती है, लाइटर हो जाती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। जब वो ऊपर चढ़ जाती है तो वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। वेयर एज अगर हम पानी की बात करें, वाटर बॉडी की बात करें, समंदर की बात करें, तो उसके ऊपर की जो हवा है वो एज कंपेयर टू लैंड वो ज्यादा ठंडी होती है, और इसलिए वो काफी ज्यादा डेंस होती है, और वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। और विंड्स आपकी कहाँ से ब्लो करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया पे जो है वो जाती हैं। इसलिए आपका जो सी ब्रीज है, दिस इज कॉल्ड अ सी ब्रीज विच ब्रिंग्स कूल एंड मॉइस्ट एयर। इसलिए समंदर से आती हुई हवा आपको ठंडी लग रही होती है, क्योंकि वो ठंडी ठंडी हवा समंदर से आ रही होती है, इसलिए कि समंदर के ऊपर की हवा काफी ज्यादा डेंस होती है, काफी ज्यादा कूलर होती है एज कम्पेयर टू एयर अबव द लैंड। सही है। एट नाइट सिचुएशन रिवर्सेस। ये सारी सिचुएशन जो हमने पढ़ी है दोपहर के लिए थी, रात में सारी सिचुएशन जो है वो रिवर्स हो जाती है। लैंड लूजेस हीट क्विकली एंड बिकम्स कूलर, causing the air above it become denser and create high pressure area। अब जो है रात में क्योंकि लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। जब वो जल्दी ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर की हवा भी ठंडी हो जाती है, और वो बन जाती है काफी डेंसर, और वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। वेयर एज इन वाटर बॉडीज, उनकी रात के अंदर जो ठंडा होने की कैपेसिटी है वो कम होती है, इसलिए पानी देर से ठंडा होता है, और पानी देर से ठंडा होता है तो उसके ऊपर की हवा कंपैरेटिवली जो है वो गर्म होती है, इसलिए वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और रात के वक्त जो हवा है वो फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी जाती है। सही है, तो ये याद रखना है कि डे टाइम में आपकी जो हवा है, जो विंड्स हैं, वो फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड होती हैं, और
नाइट टाइम में आपकी जो विंड्स हैं वो फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड होती हैं, सही है। The sea retains heat, so the air above it remains warmer and less dense. As a result, wind moves from land towards sea, creating a land breeze. सही है, रात में जो हवा चल रही होती है उसको लैंड ब्रीज कहा जाता है, और दोपहर में या दिन के वक्त जो हवा चल रही होती है उसको सी ब्रीज कहा जाता है, सही है। तो आपके जो ये कोस्टल एरियाज हैं, ये जो आपके वाटर बॉडीज से करीब के जो एरियाज हैं उन पे टेम्परेचर का काफी ज्यादा इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वाटर बॉडीज। In summers, the Arabian Sea reduces extreme heat of coastal areas because cool sea air moves inland and lower temperatures. In winter, the sea retains warm, cold air from coastal areas move towards the sea, and warmer, dry air from interior Sindh and Punjab replaces it, making coastal winds milder. Areas that are not influenced by the sea experience a continental climate, which means that usually they have a very hot summers and very cold winters. सही है, यानी कराची में तो एक्सट्रीम समर्स और एक्सट्रीम विंटर्स हमें देखने को नहीं मिलते, सही है। समर्स तो हम फिर भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा होता है, लेकिन विंटर्स तो हमें कभी भी एक्सट्रीम देखने को नहीं मिलती। उसकी वजह ये कि हमारे पास समंदर है। जिन एरियाज में सी नहीं होता वहां पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है, यानी कि वहां पे समर्स भी काफी ज्यादा गर्म होते हैं और विंटर्स भी काफी ज्यादा ठंडे होते हैं। In continental climates, rainfall generally, though not always, occurs mostly during the winter season. अच्छा, next factor affecting the temperature is altitude, यानी कि height. Altitude has a major effect on average temperature of an area. Generally, temperature decreases as height above sea level increases. जैसे जैसे आप sea level से ऊपर जाते रहते हैं, for example, northern areas आप जाते हैं तो उनकी height काफी ज्यादा ऊंची होती है, काफी ज्यादा high altitude पे होता है, इसीलिए वहां का टेम्परेचर कम होता है, वहां पे ठंड ज्यादा होती है, सही है। तो एल्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके टेम्परेचर के ऊपर। सोलर रेडिएशन रीचेस अर्थ एज शॉर्ट वेव रेडिएशन व्हिच डज नॉट डायरेक्टली हीट द एटमॉस्फेयर बिकॉज एयर पार्टिकल्स absorb it poorly. Instead, the earth's surface absorbs this solar energy and then releases it as long wave radiations. The atmosphere is heated mainly from below because gases and water vapor absorb long wave radiation more effectively than short wave radiation. ये इतनी साइंटिफिक बातें आपको याद रखना, that's not important for you guys. सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड में जब भी आप हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, सॉरी टेम्परेचर कम हो जाता है, और जैसे जैसे आप कम एल्टीट्यूड पे आते रहते हैं तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। So as altitude increases, temperature decreases because heat energy has to be transferred through a large amount of air to reach higher areas. At higher altitudes, the atmosphere becomes thinner, meaning there are fewer gas molecules and water vapor particles available to absorb heat. Therefore, less heat energy is retained in higher parts of the atmosphere, making them colder. On average day, dry air decreases in temperature by about 9.8 degree for every 1 kilometer increase in altitude. यानी कि हर 1 किलोमीटर इंक्रीज इन एल्टीट्यूड पे आपका ऑलमोस्ट 10 डिग्री जो है वो कम हो जाता है टेम्परेचर, while moist air decreases by around 10 degree पर 1 किलोमीटर राइज, सही है। तो अप्रोक्सीमेटली 9.8 10 डिग्री ये सेम आपका डिक्रीज आता है टेम्परेचर में ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर में। अच्छा, वैलीज का क्या रोल होता है टेम्परेचर के ऊपर? तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ सन रेज आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द लोअर एरियाज ऑफ वैलीज बिकॉज माउंटेन सराउंडिंग द वैलीज, बिकॉज अच्छा माउंटेन वैलीज होती क्या है, जो रीजन होता है जो कि किससे सराउंडेड होता है, माउंटेन से। अब ये जो चारों तरफ आपके माउंटेन्स हैं, सही है, तो जब सन की रेज हैं तो वो क्या है, ब्लॉक होती हैं इन माउंटेन से, सही है। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ। ये वैली है आपकी और ये चारों तरफ आपके माउंटेन है और सन रेज यहाँ से आ रही हैं, तो वो जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी माउंटेन्स की वजह से, सही है। इसलिए वैलीज में आपको टेम्परेचर हमेशा कम देखने को मिलेगा, सही है, डिक्रीज टेम्परेचर होता है। इसी तरह इफ वी टॉक अबाउट क्लाउड कवर, तो टेम्परेचर्स फॉल व्हेन क्लाउड्स कवर अपीयर बिकॉज दे ब्लॉक सन्स रेज कॉजिंग रेडिएशन टू बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस, सही है। यानी कि जितने ज्यादा बादल होंगे आसमान पे उतना कम टेम्परेचर होगा, क्योंकि आपकी जो रेडिएशंस हैं, सोलर रेडिएशंस, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। However, clouds only form when air contains enough moisture and has cooled sufficiently. Therefore, cloudy days are much cooler than sunny days
ड्यूरिंग द सेम सीजन और मंथ। सही है, तो क्लाउडी डेज में आपको इसलिए ठंड महसूस हो रही होती है, अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि आपकी रेडिएशन, सन की जो रेडिएशन हैं वो रुक जाती हैं काफी हद तक। ऑन दी अदर हैंड क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स बिकॉज क्लाउड ट्रैप हीट नियर दी अर्थ सरफेस। अच्छा, रात में इसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट होता है कि अगर ज्यादा बादल होते हैं तो ज्यादा गर्मी महसूस होती है, क्योंकि एयर काफी ज्यादा, सॉरी, हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है क्लाउड्स के अंदर। This trapped heat is easily released back into space when there are no clouds, but when clouds are present, they reflect the heat back towards the Earth's surface. These two factors explain why desert areas experience extremely hot days, such as temperature reaching 50 degree, but have cool or cold nights, sometimes around 5 degree. यही वजह है कि डेजर्ट्स के दिन तो काफी ज्यादा गर्म होते हैं, इसलिए कि वहां पे जो है वो आपके पास क्लाउड्स नहीं होते। डेजर्ट एरियाज में, डेजर्ट में आपको क्लाउड्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो जब क्लाउड्स कम होते हैं तो गर्मी दोपहर में तो ज्यादा पड़ती है, बट रात में उसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ जाता है, और डेजर्ट्स में जो आपकी रातें होती हैं वो काफी ज्यादा ठंडी होती हैं। सो ये जो है वो रीजन है, आपका क्लाउड कवर आपका रीजन है डेजर्ट्स की ठंडी रातों का। ओके, so these were the factors which affect the temperature. Now we'll study types of rainfalls which occurs in Pakistan. सही है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉनसून से। सही है, हमारे पास बहुत सारा के सीजनल रेनफॉल्स होती हैं जिनको हमने डिवाइड किया हुआ है। वी हैव मॉनसून रेनफॉल, वी हैव वेस्टर्न डिप्रेशन, वी हैव कन्वेक्शनल रेनफॉल, वी हैव थंडरस्टॉर्म्स एंड देन वी हैव साइक्लोन्स। सही है, तो हमने ये सारी टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन से टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। स्टार्टिंग विद मॉनसून। मॉनसून आर सीजनल विंड। सही है, मॉनसून बेसिकली ये सीजनल विंड्स होती हैं, वो कहाँ से ब्लो करती हैं? फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड। सही है, समंदर से लैंड की तरफ ब्लो करती हैं ड्यूरिंग द समर सीजन, मेनली फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। सही है, तो मॉनसून का जो सीजन है वो आपका मेनली जुलाई से लेकर अगस्त तक होता है पीक पे। After the summer season, these winds change their direction and start blowing from land towards the sea. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि विंटर में जो है वो आपकी विंड्स जो है वो सी से लैंड की तरफ नहीं बल्कि लैंड से सी की तरफ जा रही होती है। During summers, because of the sun's high angle, the plains of Punjab and Sindh become extremely heated as the hot air rises. A region of very low pressure is created. But there are two main monsoon systems. One originates from Bay of Bengal and the other originates from Arabian Sea. So हमारे पास पाकिस्तान में दो मॉनसून सिस्टम्स होते हैं, एक जो है वो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट करता है और एक आपका अरेबियन सी से ओरिजिनेट करता है। In summer, a low pressure area develops over Pakistan. At the same time, high pressure exists over surrounding areas, including the Bay of Bengal, Indian Ocean, and Arabian Sea. Due to this pressure difference, moist या humid air winds blows from sea towards the land. सही है, क्योंकि सी के ऊपर जो है वो आपका हाई प्रेशर होता है और लैंड पे आपका लो प्रेशर होता है। तो गर्मियों में होता यह है कि आपकी जो हवा है वो कहाँ से ब्लो करती है? सी से लैंड की तरफ ब्लो करती है। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये वाली बात। तो सी से जो है वो लैंड की तरफ जब विंड ब्लो करेगी तो वो अपने साथ क्या लाएगी? ह्यूमिड एयर लाएगी, यानी कि नमी लाएगी अपने साथ, और उसी से जो है वो आपकी मॉनसून की रेनफॉल होती है। The winds that originate from Indian Ocean and reach Pakistan after passing over India are known as primary monsoon. The monsoon winds coming from the Arabian Sea are called secondary monsoon. तो जो इंडियन ओशन से आती है उसको हम प्राइमरी मानसून कहते हैं, जो अरेबियन सी से आ रही होती है उनको हम सेकेंडरी मानसून कह रहे होते हैं, एंड दे ब्रिंग कंपैरेटिवली लेस रेनफॉल। तो कराची के अंदर जो रेनफॉल होती है वो बेसिकली अरेबियन सी से ही आ रही होती है यूजुअली। These monsoon winds produce rainfall from July to September. यही आपका मानसून का पीरियड है। The intensity and amount of rainfall gradually decrease as we move from the northern regions toward the southern regions. सही है, तो northern region में ज्यादा रेनफॉल होती है और साउदर्न रीजन में आपको कम रेनफॉल देखने को मिलेगी। द बे ऑफ बंगाल मानसून इफेक्ट इंक्लूडिंग नॉर्दर्न पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान एंड आजाद कश्मीर। तो बे ऑफ बंगाल से जो मानसून विंड्स आती हैं वो पंजाब में बारिशें बरसाती है, केपीके में, बल्तिस्तान में और कश्मीर के अंदर। Another monsoon system that develops over the Arabian Sea also moves inland, but it does not cause significant rainfall in Sindh due to presence of a temperature inversion layer. तो सिंध में जो है वो अरेबियन सी की जो मॉनसून सिस्टम है उसका इम्पैक्ट काफी कम होता है, इसीलिए कराची में जो है वो काफी कम बारिशें होती हैं एज कम्पेयर टू पंजाब।
अच्छा, ये तो थी हमारी मूनसून। नाउ विल टॉक अबाउट वेस्टर्न डिप्रेशंस। Western depressions are a wind system that develops over the Mediterranean Sea and move eastwards towards Afghanistan and Pakistan। से ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से जो winds blow करती हैं वो कहाँ मूव करती हैं? अफगानिस्तान की तरफ और पाकिस्तान की तरफ मूव करती हैं और फिर उससे बारिशें बरसाती हैं। As these winds travel over a long distance, they lose most of their moisture before reaching Pakistan। सही है। तो ये ज्यादातर इनका जो मॉइस्चर होता है एयर का या विंड का, वो क्योंकि बहुत दूर से ट्रेवल करती हुई आ रही होती हैं, तो उनका ज्यादातर मॉइस्चर जो है वो सूख चुका होता है, वो लॉस कर चुके होते हैं ये। तो पाकिस्तान में वेस्टर्न डिप्रेशन से काफी कम बारिशें होती हैं और ये ज्यादातर कब होती है? विंटर के दौरान होती है, ड्यूरिंग विंटर फ्रॉम लेट नवंबर टू मार्च। दे ब्रिंग रेनफॉल बिकॉज द अरेबियन सी रिमेन्स रिलेटिवली वार्मर। In winter, cold air from coastal regions move towards the sea. This movement of air from coastal areas creates a low pressure area causing dry and colder air from interior Sindh and Punjab to move towards the coast. To replace the low pressure developed over the plains of Punjab and Sindh, वेस्टर्न डिप्रेशन मूव फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टुवर्ड्स द लो प्रेशर रीजन। अब इसको समझे कि हमने बात की थी कि सर्दियों में जो हवा है, विंड जो है वो कहाँ से ब्लो करती है? लैंड से ब्लो करती है समंदर की तरफ, सी की तरफ। तो जब लैंड, फॉर एग्जांपल ये लैंड है और ये आपका वाटर है और सारी हवा इस तरफ आ गई, तो यहाँ तो वैक्यूम बन जाएगा, यहाँ तो हवा होगी नहीं। तो इस हवा को कौन रिप्लेस करता है? ये वाली वेस्टर्न डिप्रेशन की जो विंड्स होती हैं वो इसको रिप्लेस कर रही होती हैं विंटर के अंदर, और फिर वो बारिश जो है वो लेके आ रही होती है, क्योंकि ये विंड्स कहाँ से आ रही होती हैं? मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट कर रही होती हैं। So this was your western depression. Now we'll talk about convectional rainfall. ये क्या होता है? Convectional rainfall occurs when the sun heats the earth's surface. The air near the surface absorbs heat through conduction because warmer and less dense and rises upwards. As the rising air cools, the moisture present in it condenses and form clouds. When the air cools to a certain minimum temperature, rainfall occurs। सही है। तो जब गर्मी होती है, जब तेज धूप जो है वो सरफेस के ऊपर पड़ती है, तो आपकी जो हवा है वो वार्म हो जाती है, लेस डेंस होती है और फिर वो ऊपर की तरफ राइज करती है। तो ये जो राइज करती हुई हवा है, जो एयर है, उसमें जो भी मॉइस्चर होता है, जब वो सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर पे पहुंचता है तो फिर वो कंडेंसेशन के थ्रू रेनफॉल प्रोड्यूस करता है। तो इसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं सिंपली। If we talk about thunderstorms, तो thunderstorms develop in a similar way to convectional rainfall। So ये बनते उसी तरह से हैं, but the main difference is that the air rises much more rapidly। यानी कि जहाँ बहुत तेज धूप होती है, बहुत तेज गर्मी होती है, वहाँ thunderstorms बनना स्टार्ट होते हैं। फिर the fast rising air creates large and tall cumulonimbus clouds। सही है। ये आपने याद नहीं रखना, ये टर्म, ये मुश्किल टर्म है, ये साइंटिफिक टर्म है, ये आपने अपने ज्योग्राफी के लिए याद नहीं रखना, इसलिए मैं खुद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर दिया, ये मैं क्योंकि लेक्चर में आपको साथ साथ बता रहा होता हूँ कि क्या चीजें, किन चीजों पे आपको फोकस रखना है। तो ये जो है वो वर्ड आपने याद नहीं रखना, बस आपने ये याद रखना है कि जो फास्ट राइजिंग एयर है, ये बड़े बड़े जो क्लाउड्स हैं उनको फॉर्म करती है। सही है। सो बिल्कुल कॉलम लाइक क्लाउड्स होते हैं ये। This process is followed by powerful winds, lightning, and heavy rainfall. Hailstones can also be formed when water vapor is cooled rapidly, first changing into water droplets and then changing into freezing ice। सही है। तो hailstones भी जो है वो इसी मेथड से बनते हैं, thunderstorm जैसे बनता है। If we talk about cyclone, जिसको हम तूफान कहते हैं, पानी का तूफान, सही है। Cyclones form when the average temperature of a large water body rises above 27 degree। यानी कि फॉर एग्जांपल अरेबियन सी है और उसका टेम्परेचर 27 डिग्री से बढ़ जाता है, तो वो बहुत लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है। दिस लो प्रेशर एरिया अट्रैक्ट्स एयर रैपिडली फ्रॉम सराउंडिंग प्रेशर एरियाज। और जब वो सराउंडिंग प्रेशर एरिया से, हाई प्रेशर एरियाज से अपने एयर जो है वो अट्रैक्ट करता है, तो a cone-shaped system develops when two winds moving in opposite direction, one cold and one warm meet। सही है। क्योंकि वार्म एयर जो है वो आपकी बाहर जा रही होती है और कोल्ड एयर आपकी अंदर आ रही होती है, तो यहाँ पे जो है वो एक सिस्टम बनता है जिसको आप साइक्लोन कोन शेप, बेसिकली इस तरह से आप जो सिस्टम बनता है, ये पानी के अंदर कोन शेप सिस्टम बन जाता है
और फिर यहाँ से जो है वो आपकी रेनफॉल्स होना स्टार्ट होती हैं। इंटेंस लाइटनिंग फॉलोड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल अकर्स। अब यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपके पास वेस्टर्न डिप्रेशन और मानसून देखने को मिलती है, सही है। बट यहाँ पे मानसून कहाँ से आएगी? बे ऑफ बंगाल से आएगी। बलूचिस्तान का रीजन और कुछ ऊपर का रीजन है नॉर्दर्न एरियाज का, वहां पे सिर्फ वेस्टर्न डिप्रेशन आती है, मानसून नहीं आती। लोअर पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां मानसून आती है सिर्फ बे ऑफ बंगाल से, वहां वेस्टर्न डिप्रेशन नहीं आती। एंड इफ यू टॉक अबाउट सिंध, तो सिंध में वेस्टर्न डिप्रेशन नहीं होती, सिर्फ मानसून होती है। और वो मानसून भी कहाँ से होती है? अरेबियन सी से होती है, सही है। तो ये मैप काफी इंपॉर्टेंट है आपको ये चीज समझाने के अंदर। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कन्वेक्शनल रेनफॉल कैन अकर एवरीवेयर एक्सेप्ट डिजर्ट एरिया। कन्वेक्शनल रेनफॉल पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है, वेयर एज साइक्लोन सिर्फ जो है वो कोस्टल एरियाज पे बनते हैं, और कोस्टल एरियाज हमारे ये वाले हैं, सही है। तो साइक्लोन सिर्फ हमेशा इन्हीं रीजन में आएगा, यहाँ पे कभी भी साइक्लोन नहीं आ सकता। नाउ वील टॉक अबाउट फ्लड्स। व्हाट आर फ्लड्स? फ्लड होता क्या है? A flood is the temporary covering of land with water that is normally not submerged. एक ऐसा लैंड जहाँ पे यूजुअली पानी नहीं होता, वहां पे पानी आ जाए तो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं? फ्लड कहते हैं। Flood can occur due to several reasons such as heavy monsoon rainfall combined with melting of snow and glaciers, failure of dams and barrages, unusually high tides in coastal areas and tsunamis. बहुत सारे रीजन है फ्लड्स के। या तो किसी साल बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है मानसून की, तो फ्लड्स आ सकती हैं, या बहुत ज्यादा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपका और टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड का, तो जब स्नो और ग्लेशियर्स काफी ज्यादा पिघल जाते हैं तो उससे भी आपके फ्लड्स आते हैं। या अगर आपके डैम्स या बैराजेस जो हैं वो फेल हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो उससे भी फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। The impacts of floods can become more severe because of factors such as deforestation, weak or poorly maintained embankments, inadequate medical and communication facilities after disasters, and poor warning system that do not provide enough time for evacuation. तो floods जो हैं वो obviously इनका जो dangers हैं, इनके जो risks हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप ज़्यादा दरख्त ना लगाएं, या आपके जो रिवर्स की embankments हैं यानी sides होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा poorly maintained हैं, तो वो ऑब्वियसली टूट जाएगा वहां से उसका बंद, और पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, सारा ओवरफ्लो कर जाएगा। तो ये जो है वो चीजें आपके फ्लड्स के चांसेस और फ्लड्स के जो रिस्क हैं उसको काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन फ्लड के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, सही है, और ये आपको पता होने चाहिए। फ्लड्स के कुछ ना कुछ बेनिफिट भी होते हैं। वो क्या होते हैं? दे इंक्लूड रिचार्जिंग अंडरग्राउंड वाटर सप्लाईज, फिलिंग डैम रिजर्वियर्स and depositing a fresh layer of fertile soil on flooded land, जिसको हम alluvium कहते हैं, सही है। रिमेंबर हमने लास्ट चैप्टर में लैंड ऑफ पाकिस्तान में भी alluvium के बारे में पढ़ा था। तो वो जो एक्टिव फ्लड प्लेन होता है हमारा, उसके अंदर काफी ज्यादा alluvium कहाँ से आता है? वो यहीं से आता है, फ्लड से आ रहा होता है। वो रिच फर्टाइल सॉइल जो है वो आपकी फ्लड्स के थ्रू आ रही होती है, मिनरल रिच सॉइल। लेकिन फ्लड्स के जो डिजास्टर्स इफेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं ऑब्वियसली। सबसे बड़ी बात तो कि लॉस ऑफ लाइफ, people and animals may die due to drowning, डूब के मर जाते हैं। Floods can also cause epidemics and spread of waterborne diseases. सही है, पानी से जो diseases पैदा होते हैं वो भी काफी ज्यादा फैल जाते हैं फ्लड्स के बाद। Disruption of trade and transport, airports may be closed, affecting businesses. Roads and railway lines may be damaged, interrupting the raw supply of raw materials and finished goods. तो आपका ओवरऑल बिजनेस और ट्रेड भी काफी ज्यादा सफर करता है फ्लड की वजह से। Contamination of water supplies, flood water can pollute clean water sources. Spread of disease, waterborne diseases can spread rapidly, creating serious health risk for affected populations. Damage to crops, flood can destroy agricultural crops, which may result in food shortage. तो ये सारे effects किसके हैं? फ्लड्स के हैं। Impact on agro-based industries. Floods can reduce the supply of raw materials such as cotton for textile industries. These industries may fail to complete orders, lose customers, and reduce production caused by removing workers, create unemployment, and suffer financial losses. अब ये डेवलप किया हुआ है पॉइंट, डेवलप पॉइंट है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ फ्लड्स पे क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा, इसलिए ये एक डेवलप्ड पॉइंट है। 6 मार्क के लिए ये बेहतरीन पॉइंट है जिस तरह इन्होंने डेवलप करके लिखा हुआ है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फ्लड डिपॉजिट सिल्ट व्हिच एड्स न्यूट्रिएंट्स एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्लडेड सॉइल। अब ये जो है वो आपका बेनिफिट में आ जाएगा फ्लड के। डैमेज टू वेजिटेशन, ट्री में डाई
because their roots remain underwater and cannot absorb oxygen. जब आपकी roots जो है वो underwater चली जाती हैं तो trees जो है वो oxygen absorb नहीं कर पाते हैं, तो vegetation को भी काफ़ी ज़्यादा damage होता है floods की वजह से. And lastly we have economic losses. Tourism में decline, and for example अब सवात के region में बहुत ज़्यादा सैलाब आ रहे हैं आजकल, तो उस वजह से वहाँ पे tourism जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया. And the cost of rebuilding infrastructure may increase significantly. अब फ्लड के सॉल्यूशन क्या है, इसकी प्रिवेंशन, इसको बचाया कैसे जा सकता है इसके डैमेज को. सो नंबर 1 इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. आपने डैम्स बनाने ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर हो सके, और अगर एक्सेसिव पानी आ भी जाए तो वो स्टोर हो जाए डैम्स के अंदर. डैम्स कैन बी बिल्ट टू स्टोर, कंट्रोल एंड रेगुलेट वाटर फ्लो, हेल्पिंग प्रिवेंट फ्लैश फ्लड्स. अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए हमारे पास. Advanced warning systems should be installed in flood-prone areas to alert people and allow them enough time to evacuate. वहाँ से निकलने के लिए लोगों के पास warning signs होने चाहिए, system होना चाहिए proper. फिर we should have improved facilities. Medical and transportation facilities should be regularly maintained, upgraded and checked. Strengthening embankments. Embankments जो होती हैं बेसिकली जो आपके rivers के जो sides होते हैं उनको embankments कहा जाता है, और उसको पक्का करते हैं ताकि ओवरफ्लो जो ना हो वाटर से. ये वरना अगर उसको पक्का ना करें embankments को तो पानी वहां से लीक हो सकता है सॉइल के अंदर. embankments and levees should be raised, यानी कि ऊंची करनी चाहिए जो साइड्स होते हैं रिवर्स के. and reinforced to withstand flood water. afforestation, यानी कि पौधे लगाने चाहिए, ट्रीज जो हैं वो प्लांट करने चाहिए. and reforestation. Tree plantation projects should be carried out in northern mountain to reduce surface runoff. क्योंकि पौधा होता है ना, तो trees जो हैं वो basically पानी के flow को रोकते हैं. इस वजह से वो floods को, क्योंकि जो trees होते हैं basically वो soil को hold करके रखते हैं. तो जब flood आता है ना, तो आपकी जो for example यहाँ पे देखिए मैं tree बना रहा हूँ, तो ये जो जड़ें हैं ना, ये जो जड़ें हैं इसकी, ये soil को hold करके रखेंगी. अब पानी जितना बहता रहे, soil वहीं की वहीं रहेगी. इसको हम सरफेस रन ऑफ कहते हैं. तो सरफेस रन ऑफ जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन की वजह से. प्रोटेक्शन ऑफ मैंग्रोव्स. मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो एक तरह की ऐसी फॉरेस्ट है, हम फॉरेस्ट के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होती हैं जो आपको किससे बचाती हैं, फ्लड्स के चांसेस से बचाती हैं. They should be conserved and allowed to expand because they help protect coastal areas from harmful increase in sea levels and tides during events like tsunamis. So this was the topic of floods, and the last topic of this chapter is droughts. सही है. Drought basically अगर मैं उर्दू में simply आपको बताऊं तो कहत पड़ जाना, उसको आप drought कहते हैं. A drought is a period lasting for several months or even years during which a region experiences a shortage of water supply. ऐसी जगह जहाँ पे पानी की किल्लत हो जाए उसको आप जो है वो drought कहते हैं. It occurs when an area receives less than normal average rainfall and over an extended period of time. ज़्यादा period of time के लिए अगर आपके पास normal average rainfall से कम हो रही है rainfall, तो वहाँ पे drought आ जाता है, वहाँ पे पानी की किल्लत आ जाती है, कमी आ जाती है. Meteorological drought happens when there is a long period with below average precipitation. अच्छा ये जो है वो आपके types of drought हैं. We have meteorological drought, agricultural drought and hydrological drought. इन तीनों के characteristic different हैं. If we talk about agricultural drought, refers to drought condition that negatively affect crop production. It can occur not only due to reduced rainfall but also because of poor soil condition and erosion caused by improper agricultural practices, which reduce the amount of water available to the crops. सही है. तो agricultural drought जरूरी नहीं है कि desert areas में आए, ऐसे एरिया में भी आ सकता है जहाँ पे आपकी बहुत जो है वो हरियाली है लेकिन वहाँ पे पानी का सप्लाई कम है, या किसी भी वजह से पानी जो है वो क्रॉप्स तक पहुंच नहीं पा रहा, तो उसको आप एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहते हैं. और हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होती है? अकर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन सोर्सेज सच एज एक्विफर्स, लेक्स एंड रिजर्वियर्स डिक्रीजेस बिलो द नॉर्मल एवरेज लेवल. यानी कि नॉर्मल एवरेज लेवल से आपके जो स्टोर्ड वाटर्स हैं, रिजर्वियर्स हैं वाटर के, वो कम हो जाते हैं, तो उसको हम हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं. सही है. अच्छा, अब ड्रॉट्स के इफेक्ट क्या होंगे? तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं ड्रॉट्स के. सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे आपका इफेक्ट आता है. क्रॉप यील्ड्स में डिक्रीज सिग्निफिकेंटली
एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन यानी कि मिल्क और मीट ये भी कम हो जाएगा. This can increase the prices and make exported goods less competitive in international market, harming the country's economy. Again ये काफी developed point है, अच्छा point है. Dust storms आना शुरू हो जाते हैं. Drought can cause dust storms, especially in areas affected by desertification and soil erosion. These storms can lead to the accumulation of silt. Silt यानी कि वो जो रेत बजरी होती है वो डैम्स के अंदर भरना स्टार्ट हो जाती है, reducing electricity generation and weakening dam structures. Again, a very good developed point. Damage to habitats. Drought can harm natural habitats and negatively affect both land-based and aquatic wildlife. Health problems start हो जाती है. Millions of people may suffer from malnutrition, dehydration and diseases related to water shortages. फिर migration होती है लोगों की. Severe drought can force people to move, increasing the number of internally displaced people or international refugees. लोग माइग्रेट करना स्टार्ट कर जाते हैं उन एरियाज से जहाँ पे ड्रॉट आता है, तो आपकी माइग्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. फिर रेफ्यूजी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाता है. रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. लोअर वाटर फ्लो थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स डिक्रीजेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट, एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज. सही है, क्योंकि जब आपके पानी कम होगा तो डैम में आपके लिए जो है वाटर का फ्लो कम होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट होगी तो कम जो है वो आउटपुट आएगा, और कम आउटपुट आएगा तो आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम हो जाएगा. डेवलप पॉइंट है. इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं. इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड ऑन वाटर सच एज जूस प्रोडक्शन में फेस शॉर्टेजेस, या हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जहाँ पे आपकी मेडिसिन बनती है, वहाँ पे वाटर यूज होता है, या आपकी डाइंग इंडस्ट्री है वहाँ पे वाटर यूज होता है. तो इन सारी इंडस्ट्रीज पे भी काफी ज्यादा फर्क आएगा, एंड दे विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बढ़ेगी, और फिर आपकी जो जीडीपी है यानी कंट्री की जो टोटल इकोनॉमी है वो डिक्लाइन करेगी. सोशल इंस्टेबिलिटी. ड्रॉट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्रिएट सोशल अनरेस्ट एंड इंस्टेबिलिटी, डिस्करेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट. लोकल इंडस्ट्रीज में ऑल्सो सफर ड्यू टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूस प्रोडक्शन. Conflicts over resources. Competition for limited natural resources such as lakes and fertile land may lead to conflicts or even wars. सही है, ताकि क्योंकि जब आपके पास पानी की कमी होगी तो फिर पानी के ऊपर झगड़ा भी स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे. And lastly we have wildfires. Dry condition increases the chances of wildfires, which can become a serious health and environmental hazard. Wildfire यानी कि जो जंगलों में आग लग जाती है वो भी तब लगती है जब आपके पास पानी की कमी होती है, पानी की किल्लत हो जाती है. So these were the effect of droughts that we studied, and this is a map that I have attached about the seasons and climate of areas of Pakistan. सही है, अगर हम येलो वाला रीजन देखें तो ये हॉट समर्स हैं और माइल्ड विंटर्स हैं. तो ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में हमारे पास क्या होता है, हॉट समर्स होते हैं और माइल्ड विंटर्स होते हैं, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन ठंड उतनी ज़्यादा नहीं होती. अच्छा, ये वाला जो रीजन है, ये वाला बेल्ट है, इसमें बलूचिस्तान और केपीके का कुछ रीजन है, यहाँ में आपके पास वार्म समर्स होते हैं लेकिन कूल विंटर्स होते हैं, यानी गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होती लेकिन विंटर्स काफी ज्यादा कोल्ड होते हैं. इफ यू टॉक अबाउट दिस रीजन तो यहाँ पे भी आपके पास समर्स तो वार्म होते हैं लेकिन विंटर्स कोल्ड होते हैं. कूल विंटर्स और कोल्ड विंटर्स में फर्क है. कोल्ड यानी ज्यादा ठंड होती है. और अगर हम ये वाला रीजन देखें, कोस्टल एरिया जहाँ पे कराची भी आता है हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास वार्म समर्स होता है लेकिन माइल्ड विंटर्स होते हैं. सही है, समर्स तो वार्म होते हैं लेकिन विंटर्स भी माइल्ड होते हैं, यानी कि दोनों, क्योंकि ये जो है वो आपका कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि ये वाटर बॉडी की प्रेजेंस है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट नहीं होता, जिस वजह से हमारे पास एक्सट्रीम क्लाइमेट जो है वो पैदा नहीं होता. ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे आपके पास एक्सट्रीम जो क्लाइमेट पैदा होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि दे आर कॉन्टिनेंटल रीजन्स, यहाँ पे आपके पास समंदर नहीं है आसपास. And that's it, we are done with this chapter. Thank you so much for listening.